नमस्कार दोस्तों। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज देश को बड़े सबूतों के साथ बता दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी कोई ईमानदारी की सरकार नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। यह सरकार चोरी की सरकार है। इस 240 सांसदों में 240 सांसदों में हर छठा सांसद यानी लगभग आप मान लीजिए कि 100 सांसद ऐसे हैं जो चोरी से बने। यानी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार चोरी की सरकार है। और जब चोरी की सरकार होगी तो वो वोट चोरी ही करेगी। वो वही काम करेगी जिससे लोकतंत्र खत्म हो, संविधान खत्म हो। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल करके जो मॉडल तैयार किया है, उस मॉडल के बाद में आने वाले वक्त में वो 400 पार कर सके। और क्यों 400 पार मांग रहे थे, यह बात भी सामने आ जाती है। यह सामने आता है कि नरेंद्र मोदी 400 पार इसीलिए मांग रहे थे क्योंकि संविधान बदल दे। और यदि वो संविधान बदल दे तो अपने मुताबिक संविधान होगा। फिर यह आरोप नहीं लग सकेगा कि चुनाव आयोग ये गड़बड़ कर रहा है, संविधान में तो ये लिखा है। नहीं, जो मोदी लिख देंगे वही चुनाव आयोग होगा, जो मोदी लिख देंगे वही सुप्रीम कोर्ट होगा, जो मोदी लिख देंगे वही दूसरी संवैधानिक संस्थाएं होंगी, और जो मोदी लिख देंगे वही राजनीतिक व्यवस्था होगी। जी हां, इसीलिए 400 पार चाहते थे, इसीलिए वोट चोरी की राजनीति उन्होंने शुरू की। और वोट चोरी के जरिए बने तो ये वोट चोरी क्या एक जगह हुई है? नहीं, एक जगह नहीं हुई। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर वोट चोरी की गई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान। इसी तरीके से अब जो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। राहुल गांधी ने एक एक बताया था, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, ये सारे राहुल गांधी ने बताए थे। और सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने अपनी जीती हुई सीट का दिया था, हारी हुई सीट का नहीं दिया था। कि कैसे इस जीती हुई सीट पर भी किस तरह से बीजेपी ने वोट चोरी की है, कैसे वोट काटे जाते हैं और कैसे जोड़े जाते हैं, ये हर बात बताई थी। ये दुर्भाग्य है कि इस देश के लोग, इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियां उसमें साथ देने की बजाय मजाक उड़ाने में उस वक्त व्यक्त थी, जबकि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ दिया था। यही ममता बनर्जी हो या उनके सारे पार्टनर हो, वो सब यही कर रहे थे। और वो कांग्रेस से ही थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रही थी। जब ऐसा कर रही थी, उसी का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उस समय नहीं समझा, और उस समय लड़ाई लड़ी जा सकती थी, मौका था, दस्तूर था, लेकिन सब अपने अपनी कुर्सी में फंस गए। और नतीजा ये हुआ कि सब हारते चले गए। वो हार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की भी हुई, वो हार कांग्रेस की भी कई सीटों पर हुई, कांग्रेस की भी कई राज्यों में हुई, और वो हार जो है अब पश्चिम बंगाल में हो गई है, असम में हो गई है, और भी तमाम जगह उसके खेला किए गए। और खेल तो इस स्तर तक होते हैं, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल में है, नगर निगम का चुनाव चल रहा है हरियाणा में। उसमें कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया कि पंचकुला में 17,000 से अधिक ऐसे वोट हैं नगर निगम क्षेत्र में, जो वोट या तो डुप्लीकेट है या ट्रिप्लीकेट है, यानी डबल है या ट्रिपल है। और उनमें तमाम में जिस तरह से फोटो ब्लर है या और कुछ चीजें हैं, ये करके उनको वोट डालने की अनुमति दी जा रही। जी, इसीलिए राहुल गांधी की बात पूरी तरह जस्टिफाई होती है। राहुल गांधी ने हरियाणा के भी उदाहरण दिए थे, एक एक सबूत समेत दिए थे। तब राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं राहुल गांधी ने लड़ाई कहां लड़ी, राहुल गांधी के अलावा लड़ाई किसने लड़ी? इसको लेकर के राहुल गांधी ही थे जो बिहार में उन्होंने पूरी यात्रा निकाली थी वोट चोरी के खिलाफ। और जो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में जो लोग आए, कुछ आए फॉर्मेलिटी करने आए, कुछ नहीं आए, और उसका नतीजा ये हुआ, ममता बनर्जी ने तो बिल्कुल दूरी बना ली थी।
और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ बहुत तो कंट्रोल हुआ, लेकिन बहुतायत में खेल हो चुका था। और जब खेल हो गया तो उसको रोकने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया, न देश की संवैधानिक संस्थाओं ने, न किसी ने भी। सबूत देने के बाद भी नहीं हुआ। ममता बनर्जी अपने में ही खुश थी, तो हालत यह हुई कि फिर चुनाव आयोग का मनोबल और बढ़ गया, और वो बंगाल में जो उसने किया और असम में किया, वो अपने आप में दुर्लभ है। सोचिए, लगभग औसत में हर सीट पर 30,000 वोट काट दिए गए, और वोट काटने में पूरी तरीके से क्लासिफाइड किया गया है कि कौन वोट काटने। वोट काटने हैं मुसलमानों के, वोट काटने हैं उन हिंदुओं के जो उन्हें वोट नहीं दे सकते, जो सेकुलर की बात करते हैं, और इस तरह से वोट काटे गए। हार जीत के तो ऐसा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 32 लाख वोट से हारी है, और वहां पर 27 लाख वोट तो वो है जो एलिजिबल है लेकिन फ्रीज कर दिए गए, यह कह के कि यह तार्किक नहीं है। सारे सबूत है कि वो पूरी तरीके से वाजिब, और 91 लाख वो वोट काट दिए गए जिनको किसी को मृत बता दिया गया, किसी को गायब बता दिया गया, किसी को कुछ बता दिया गया, जबकि उनमें भी बहुत सारे लोग अपील में है। उसमें भी जो है 20 लाख अपील अभी चल रही है। तो अब आप समझ लीजिए इतना बड़ा खेला हुआ है, यानी 50 लाख से अधिक वोटों का खेल इस तरह से ही हो गया। बाकी जो खेल है वो अलग बात। तो यह अपने आप में दिखाता है कैसे चुनाव चोरी किया जाता है। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि राहुल गांधी सही थे, इंडिया गठबंधन की वो सिर्फ एक कार्यकर्ता है। उस समय वो इंडिया गठबंधन को कुछ समझ नहीं रही थी और कह रही थी कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। तो अब आप समझ लीजिए, जब यह हालात हो तो सोचना चाहिए था। बहरहाल राहुल गांधी अपने उद्देश्य और अपनी बात पर टिके हुए हैं, और जिस तरह से हम सब ने देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यदि फांसीवादी सरकार होती है और उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष जो सहायता करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, चाहे शरद पवार को देख लीजिए, वो धुलमुल रहते हैं और उनकी पार्टी टूट गई, आधी इधर आधी उधर। शिवसेना तो उनकी साथी होती थी, वो तो टूट ही गई। और इसके अलावा आपने देखा बीजू पटनायक को, आपने देखा केसीआर को, आपने देखा जो है और दूसरे तमाम सारे लोग को, जगन मोहन रेड्डी को। ये तो उनके एनडीए के अलायंस नहीं थे, लेकिन साथ देते थे, विपक्ष बन के बैठते थे लेकिन साथ देते थे हर बात पे। और नतीजा ये हुआ कि आज वो भी सब खत्म कर दिए गए, कोई नाम लेवा नहीं बचा। तो यह स्थिति तब जब इनके पास कुछ नहीं बचता है तो हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं कि असम में कांग्रेस के मुसलमान ही सिर्फ विधायक जीते। हां जीते हैं, क्योंकि वो मुसलमान देश के मुसलमान है, भारत के नागरिक है। वो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश माना। वो मुसलमान जो इस देश के बढ़ोतरी में योगदान देते हैं और इस देश के लिए डटकर खड़े होते हैं, जान देते हैं, वो मुसलमान। और वो क्यों ना आए? जब भाजपा कहती है हमें उनका वोट नहीं चाहिए, हम मियाओं को मार के भगाएंगे, तो फिर वो किसके पास जाएंगे? उनकी ईमानदारी देखिए, वो मुस्लिम परस्त पार्टी के साथ नहीं गए, वो नफरत वाली पार्टी के साथ नहीं गए, वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ आए, राष्ट्रीय पार्टी के साथ आए। तो यह गर्व करना चाहिए, उन मुसलमानों को सलाम करना चाहिए। रही बात देश भर में यदि मुसलमानों की बात करेंगे तो उसके पहले केरल की भी बात कर लीजिए। केरल में भी तो चुनाव हुआ है, केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और उसमें 102 विधायक जीते हैं, जो पहली बार रिकॉर्ड जीते हैं यूडीएफ के। और उसमें हिंदू विधायकों की संख्या 41 है, ईसाई विधायकों की संख्या 31 है और मुस्लिम विधायकों की संख्या 30 है। जबकि वहां की आबादी में
हिंदुओं के बाद में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और फिर ईसाइयों की है। बावजूद इसके उनके औसत से कुछ कम ही है, जबकि वहां 34% के करीब स्थिति बनती है। इसी तरीके से ईसाइयों की है। तो ये सामाजिक ताने बाने का रूप है, यही असली हिंदुस्तान है। तो अब जब हम पूरे देश भर में देखते हैं तो कांग्रेस के जो 664 विधायक हैं उनमें 78% हिंदू है, 78%, 12% मुस्लिम है और 10% अदर्स है, चाहे ईसाई हो, सिख हो और बौद्ध हो या दूसरे हो। तो अब आप समझ सकते हैं कि यही भारत का जो है संविधान कहता है कि हर किसी को बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसको जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। तो उस हिस्सेदारी तक भी बेचारे नहीं अभी पहुंच पाए हैं, फिर भी कांग्रेस ने न्याय करने की कोशिश की है। तो राहुल गांधी यही तो कहते हैं, जाति धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी को बांटने की जरूरत नहीं है, उनको मोहब्बत के साथ दीजिए, लेकिन ये वो नहीं दे सकते, न्याय दीजिए वो नहीं दे सकते। तो आप ये यही करते हैं। जहां वोट देना अधिकार होता था, भारत के निर्वाचन आयोग ने उसे वोट को विशेषाधिकार में परिवर्तित कर दिया है। मौलिक अधिकार जो एक प्रकार से था भारत का के नागरिकों को, वो मौलिक अधिकार छीन लिया है इस सरकार ने, चुनाव आयोग ने। जब यह किया हो तो स्वाभाविक सी बात है, बात होनी चाहिए। तो भाजपा क्या करती है? भाजपा सिर्फ नफरत फैलाती है, हिंसा कराती है, लूट कराती है। तो इसके भी उदाहरण देख लिया। उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश में बरेली में यह स्थिति होती है कि बरेली में भाजपा के एक मंत्री धर्मपाल सिंह के जिम में, उनके भाई का जिम है, उस जिम में एक लड़की के साथ में रेप होता है और सब कुछ होता है। उनकी चौखट पर यह हो रहा होता है, डॉक्टर के साथ रेप हो रहा होता है, और फिर उससे 50 लाख की उगाही की जाती है और यह सब कुछ होता है और सरकार चुप्पी साधती है। जी हां। फिर राम राज्य के ही, जहां यूपी के सीएम जिस उत्तराखंड से आते हैं, उस उत्तराखंड का ही एक किस्सा बता देते हैं कि चंपावत में एक नाबालिग लड़की, उसके साथ में गैंग रेप होता है और गैंग रेप होने के बाद उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। वो मेडिकल कराने के लिए तरस रही है, न मेडिकल हो रहा है, न एफआईआर दर्ज हो रही है, और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, डीजीपी, जिला अधिकारी, एसएसपी सबसे की जा चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ हो सकता है क्या? तो यह दुर्भाग्य इन्होंने बनाया है, और यह दुर्भाग्य यही नहीं रुकता है। पंजाब में तो यह स्थिति है कि इनके जो एक प्रॉपर्टी डीलर का चंडीगढ़ में हत्या होती है, और वहां पर जो बीजेपी की एक नेता है वो यह हत्या करवाती हैं और उसमें शामिल होती हैं। उन्होंने 50 लाख रुपया दे करके ये सुपारी दी थी हत्या की। अब आप सोच लीजिए, इस तरह से जब होता है तो आप क्या कहेंगे? जी हां। लेकिन राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं। हमें हार जीत की समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब हम हार जीत की समीक्षा करते हैं, किसी को दोषी ठहराते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए क्या वह चुनाव जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं वो निष्पक्ष था? क्या फ्री एंड फेयर चुनाव जब नहीं था, और उस चुनाव में जब समानता के अवसर नहीं मिले थे सभी को, तो फिर हम किस बात की समीक्षा कर रहे हैं, किस बात का विश्लेषण कर रहे हैं? क्या विश्लेषण सही हो सकता है कभी कि अरे इस कारण से इनको इतने वोट मिल गए? नहीं। पूरा जब चुनाव ही मैनिपुलेटेड है, वोट चोरी किए गए हैं, चोरी की सरकार बनाई जा रही है, तो फिर समीक्षा किस बात की? फिर तो बात इसकी होनी चाहिए कि ये चोरी कैसे हुई, और चोरी क्यों की गई, और चोरी किसने कराई, और इस चोरी से लाभ किसने उठाया? जो सरकार बना। तो स्वाभाविक सी बात है, ये आता है। एक और चीज बताओ कि आप देखिए, तमिलनाडु में विजय ने
जो है जीत हासिल की है। और विजय थलपत की जीत के बाद में स्थिति यह होती है कि उन्हें कांग्रेस भी समर्थन देने की घोषणा कर देती है और भी आ जाएंगे। लेकिन वो जब दावा पेश करते हैं कि हमें सरकार बनाने का, नियम यह है कि जो सबसे बड़ी पार्टी हो या जिसने बहुमत स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लिया हो, उसे शपथ ग्रहण के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लेकिन राज्यपाल कहता है मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूं कि आपके पास बहुमत। अरे सेटिस्फाई आप क्या होंगे? सेटिस्फाई मैं विधानसभा में करूंगा और नहीं कर पाऊं तो आप हटा दीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सेटिस्फाई तो नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें बुलाया गया था, 13 दिन उन्होंने सरकार चलाई थी, फिर इस्तीफा दे दिया था कि नहीं भाई साबित कर पाए। उधर आप याद करिए, इसी तरीके से हुआ था बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, और जिस तरीके से वो जबरन बने थे और उसके बाद साबित करने की स्थिति में नहीं थे तो भाग लिए। तो वही स्थिति है, यदि थलपति नहीं साबित कर पाए तब आप उनसे कहिए हटा दीजिए, अपने आप ही हटेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप उसके लिए तो आमंत्रित करें, लेकिन नहीं, यहां तो चोरी की सरकार बनवाने की कोशिश हो रही कि थलपति को यह किया जा रहा है कि आप एनडीए के साथ में गठबंधन करो, एनडीए के साथ सरकार बनाओ, आपको पूरा बहुमत होगा, बहुमत से भी ज्यादा आपके पास होंगे। लेकिन थलपति ने और कांग्रेस ने भी इसी शर्त पर समर्थन दिया है कि आप कभी भी इन नफरतवादियों के साथ नहीं जाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे, कहीं पर भी आप उस तरह की ताकतों का साथ नहीं देंगे। इस आधार पर दिया है। कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत नहीं है, उसके सिर्फ 5 विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यह कह रहे हैं और थलपति उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो यह बताता है कि कैसे इनको धर्मनिरपेक्ष लोगों से डर लगती है। लेकिन विजय ने एक चीज साबित की है, जो बात मैं बार बार कहता आया हूं, कि जीत के लिए या बहुमत पाने के लिए या सरकार बनाने के लिए या नेता बनने के लिए आपको किसी संगठन की जरूरत नहीं होती है। संगठन होगा नहीं होगा, दफ्तर होंगे नहीं होंगे, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि यही गांधी ने किया था। कांग्रेस पार्टी के कोई तब दफ्तर नहीं हुआ करते थे, आज तक नहीं है, भाजपा के हैं, कांग्रेस के नहीं हुआ करते थे। 1885 में बनी कांग्रेस के दफ्तर सभी जगह नहीं है, और अभी पिछले ही साल उनका पहली बार अपना दफ्तर बना है दिल्ली में, उसके पहले किराए के उसमें चल रहा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी ने यही सिखाया था, किसी संगठन के बूते या काडर के बूते आप जनता के प्रतिनिधि नहीं बनते, तब तो आप चोरी के या मैनेज किए हुए ही बनते। जनता के आप तब बनते हैं जब आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन जनता आपके साथ खड़ी। विजय थलपति ने यह सिखा दिया और साबित कर दिया कि गांधी जी बिल्कुल सही थे। विजय थलपति का कोई संगठन नहीं, कोई दफ्तर नहीं है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच, युवाओं के बीच ऐसी अलग जगह दी कि उनके लिए वही प्रचार करने लगे, वही उनके वाहक बन गए, उनके संदेश को पहुंचाने लग गए, और विजय थलपति जीतकर 108 सीटों पे जीत गए। जी हां, अब आप सोचिए, तो यह होता है ताकत। और जो चोरी से होते हैं वो मैनेज करते हैं, कभी चुनाव आयोग को, कभी न्यायपालिका को, कभी किसी को, कभी किसी को, या हिंसा करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं दूसरी पार्टियों के, चोर लोगों को अपने साथ रखते हैं, हिंसक लोगों को रखते हैं, रेपिस्ट को रखते हैं, और उसके बाद सरकार बनाते हैं। यह अंतर होता है। तो यही राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ जाइएगा तो जीतेंगे, आपकी सरकार आएगी, नहीं तो चोरी की सरकार आपका सब कुछ खा जाएगी। फैसला आपको करना है, क्योंकि एक ही व्यक्ति हमारे पास है जिसके पीछे खड़े होकर देश को बचाया जा सकता है, वो राहुल गांधी। जी जय।